ब्रिटिश एम्पायर, सोवियत यूनियन और अमेरिका दुनिया की तीन सबसे पावरफुल सुपर पावर्स। एक ने दुनिया के 25% हिस्से पर राज किया, एक ने आधी दुनिया को चैलेंज किया और एक दुनिया का आज भी सबसे पावरफुल मिलिट्री को रखता है। लेकिन एक ऐसी जगह जहां ये तीनों अपने गोल को हासिल नहीं कर पाए, और उस जगह का नाम है अफगानिस्तान। एक ऐसा देश जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अफगानिस्तान में ऐसा है क्या? ना यहाँ सबसे बड़ी आर्मी है, ना एडवांस टेक्नोलॉजी और ना इतनी बड़ी इकोनॉमी। फिर भी ब्रिटिश एम्पायर, सोवियत यूनियन और अमेरिका जैसे सुपर पावर्स यहाँ आके फंस जाते हैं। क्या वहाँ अफगानिस्तान के खतरनाक पहाड़ हैं, या यहाँ के लोग, या फिर कोई ऐसा सीक्रेट जिसे कोई लोग या पूरी दुनिया से समझना नहीं चाहती? आज हम अफगानिस्तान की उस हिडन स्टोरी को समझेंगे जिसने तीनों सुपर पावर को चैलेंज किया और हिस्ट्री में अपना नाम ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर के रूप में लिखवा दिया। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश एम्पायर की। 1839 में ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड को डर था कि रशिया सेंट्रल एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। इस राइवलरी को उस वक्त ग्रेट गेम कहा जाता था। ब्रिटेन को लग रहा था कि अगर अफगानिस्तान में अपनी पसंद की गवर्नमेंट को बैठा दिया जाए तो इंडिया फिर से सिक्योर हो जाएगा। इसलिए ब्रिटिश आर्मी अफगानिस्तान में घुस गई और शुरू में ही सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा। और फिर एक दिन काबुल पर कंट्रोल मिल गया। उस समय शाह सूजा को अफगानिस्तान का रूलर बना दिया गया था। लंदन को लग रहा था कि मिशन सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन अफगानिस्तान की असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। अफगानिस्तान को जीतना आसान था, लेकिन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। जैसे ही ब्रिटिश ने लोकल ट्राइब और पॉलिटिक्स में दखल देना शुरू किया, बगावत फैल गई। 1842 में ब्रिटिश आर्मी ने काबुल छोड़ने का फैसला लिया। लगभग 16,000 सैनिक और नागरिक बर्फ से ढके पहाड़ों के रास्ते निकल रहे थे। और उसके बाद अफगानिस्तान की सबसे बड़ी कहानी शुरू हुई। 1979 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में घुस गया। यूएसएसआर को लग रहा था कि ऑपरेशन कुछ महीनों में ख़त्म हो जाएगा। उस वक्त सोवियत आर्मी दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी में से एक थी। उनके पास हजारों टैंकर्स, हेलीकॉप्टर्स और लाखों सोल्जर थे। यूएसएसआर अफगानिस्तान पहुंच गया और शुरू में सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था। लेकिन फिर अफगानिस्तान ने वही किया जो उसने ब्रिटिश एम्पायर के साथ किया था। अफगान फाइटर्स पहाड़ों में छुप गए, दिन में गायब और रात में हमला करते थे। सोवियत आर्मी को हर गांव, हर पहाड़ पर लड़ना पड़ रहा था। फिर अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिदीन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्हें पैसे मिले, वेपन मिले और सबसे डेंजरस बात, स्टिंजर मिसाइल्स मिले। ये सोवियत यूनियन के पास वहाँ से निकलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। 1990 आते आते सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान छोड़कर वापस जाना पड़ा। बहुत सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि अफगानिस्तान वॉर ने सोवियत यूनियन की इकॉनमी और मोरल को इतना गिरा दिया था कि उसका कोलैप्स वहीं से शुरू हो गया था। लेकिन अफगानिस्तान की अभी कब्रिस्तान वाली रेपुटेशन ख़त्म नहीं हुई थी। 2001 में 19/11 के अटैक के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में घुस गया। उसका टारगेट था अलकायदा और उसामा बिन लादेन। अमेरिका ने कुछ ही हफ्तों में तालिबान की गवर्नमेंट गिरा दी और दुनिया को लगने लगा कि अमेरिका जीत गया है। लेकिन अफगानिस्तान में जीतना और कंट्रोल करना लगभग अलग बातें हैं। तालिबान ख़त्म नहीं हुआ, वो पहाड़ों और गांव में वापस चले गए। और फिर शुरू हुई 20 साल लंबी वॉर। अमेरिका ने ड्रोन्स भेजे, स्पेशल फोर्सेस भेजी और एडवांस टेक्नोलॉजी भेजी और लगभग $2 ट्रिलियन खर्च कर दिए। लेकिन हर साल तालिबान वापस और मजबूत होता गया। फिर 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला ले ही लिया और दुनिया ने एक शॉकिंग सीन देखा। जिस तालिबान को अमेरिका ने 20 साल तक ख़त्म करने की कोशिश करती रही, वही तालिबान दोबारा काबुल पर कब्जा कर चुका था और इसके बाद अमेरिका वापस चला गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अफगानिस्तान में ऐसा क्या है जो दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मीज भी यहाँ फेल हो जाती हैं? इसका सबसे पहला रीज़न है कि अफगानिस्तान की ज्योग्राफी। अफगानिस्तान के पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं हैं, ये नेचुरल फॉरेस्ट्रीज हैं। यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी, सोवियत और अमेरिकन टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स, पहाड़ों में इनकी पावर बहुत कम हो जाती है। और अफगानिस्तान के फाइटर्स अपनी ज़मीन को फॉरेन सोल्जर से भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन सिर्फ ज्योग्राफी ही रीज़न नहीं है।
अफ़गानिस्तान की सोसाइटी भी बहुत अलग है। यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब हैं। कई लोग अपनी ट्राइब और लोकल लीडर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसलिए काबुल पर कंट्रोल करना और पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल करना दोनों अलग चीज़ें हैं। और अब आता है सबसे डेंजरस वेपन, टाइम। ब्रिटिश सोच रहे थे कि कुछ सालों में जीत जाएंगे, सोवियत सोच रहा था कुछ महीनों में, और अमेरिका को लग रहा था कि एडवांस टेक्नोलॉजी से वह सब सॉल्व कर लेगा। लेकिन अफ़गान फाइटर्स के पास एक चीज़ थी जो सुपर पावर्स के पास नहीं थी, पेशेंस। उनके लिए उनका घर था, वो 10 साल 20 साल यहाँ तक कि पूरी जनरेशन तक का वेट कर सकते थे वो। और जब बहुत लंबे चलते हैं तो सुपर पावर्स का पैसा, सोल्जर, पॉलिटिकल सपोर्ट धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। इसलिए अफ़गानिस्तान ने ब्रिटिश एम्पायर, सोवियत यूनियन और अमेरिका की बैटल फील्ड्स में नहीं हराया। उन्हें इतना लंबा और महंगा वॉर किया कि आखिर में वो खुद वापस चले गए। और शायद इसी वजह से अफ़गानिस्तान को सिर्फ एक देश नहीं, द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है।